खबरों के शिक्षक के साथ हम लोग हाजिर हैं फिर शाम 6 बजे फेसबुक लाइव पे। इंडिया सिटी लाइव पे आप लोग देख रहे हैं खबरों के 6 शिक्षक जो दिन भर की घटनाएं घटी हैं आज, उनके जो 6 महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको हम लोग लेके आते हैं। हमारे साथ है मेरे सहपाठी नयन जी नमस्कार और भास्कर जी नमस्कार। आज के जो मुख्य समाचार हैं उसमें राजभवन की ओर मार्च करने गए किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया पुलिस ने। ये एक बड़ी खबर है नयन जी, इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। निश्चित तौर पर किसान बहुत परेशान होकर ही आंदोलन करने के लिए गए हैं। इस स्थिति में अगर किसानों को अपनी बात कहने का मौसम नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा, हालांकि पहले ही किसानों के इस आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा किया जा रहा है, बावजूद इसके किसानों को उनका उचित सम्मान और उचित न्याय नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, और इसमें राजभवन जा रहे किसानों के ऊपर बंगले में जो पुलिस की जो कार्रवाई है उसे कैसे मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। और इस तरह की कार्रवाई किसानों के ऊपर जो देश के अन्नदाता हैं, जिनके दम पे भारत को कभी सोने की चिड़िया कही जाती थी, आज उनके ऊपर इस तरह का अत्याचार और प्रहार करना निंदनीय है। भास्कर जी आपका क्या सुझाव है? सुझाव यही है कि जिस तरीके से किसान लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को इसमें आगे आके और उनसे एट ए टाइम बातचीत करनी चाहिए। उनका प्रॉब्लम कहाँ, जिस तरह से किसानों को दौड़ा के पुलिस ने लाठीचार्ज किया आज, प्रशासन का क्या रुख दिखता है इसके ऊपर? ये तो बिल्कुल क्लियर रुख दिखता है कि आप किसान जो है कुछ भी चिल्लाते रहे, रोते रहे, लेकिन सरकार आपकी बात कभी नहीं सुनेगी। और इस तरीके से उन पर लाठी चार्ज करना, ये तो एकदम शर्म से जो कहता है ना, सर झुक जाना सरकार को। ये दिख रहा था कि पहले ये राष्ट्रीय कहा जा रहा था कि पंजाब और हिमाचल तक सीमित रहेगी, दिल्ली तक सीमित रहेगी, लेकिन अब ये बिहार में भी दिख रहा है किसानों का विरोध। नयन जी, इस बिहार में जो किसान विरोध दिख रहा है, इसमें क्या लगता है किस तरह का ये आगे बढ़ेगा? कांग्रेस और आरजेडी राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस आंदोलन को जरूरत से ज्यादा भड़का रहे हैं। किसानों को सही बात न समझाकर उनको गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते कुछ किसान उनके बहकावे में आकर आंदोलन को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। इसका ये मतलब कतई नहीं कि पूरे के पूरे किसान कम्युनिटी इसके खिलाफ है। ये इसका राजनीतिकरण ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो किसान महासभा भी इसमें शामिल है और बहुत सारे जो पूर्णिया, बेगूसराय, बाकी जगह से भी किसान आए हुए थे आज। क्या लगता है कि ये मार्च सिर्फ बिहार में ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है या ये सही में किसानों का मार्च है? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टंट है और इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी जो है अपने तरीके से भुनाना चाहती है। बिल्कुल, तो जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, किसानों का जो मार्च है आज एक पॉलिटिकल स्टंट की तरह रखा गया और सरकार को ये ध्यान आकर्षित किया गया कि किसानों के ऊपर जो ये नया कानून आया तो उसके ऊपर बिहार में भी आक्रोश देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे समाचार की ओर, जिसमें बिहार में नियुक्त अफसरों का तबादला हुआ है। अफसरों का तबादला हुआ है नयन जी। बिहार सरकार एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तरफ बढ़ते हुए न सिर्फ आईएएस अफसरों का तबादला किया है, बल्कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं जनता को कि प्रशासन को लेकर सरकार संजीदा है, गंभीर है। हालांकि इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 20 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है और इससे नीतीश कुमार शायद ये जताना चाहते हैं कि उनको जो लगाम बोले, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ढीली पड़ रही है, कमजोर पड़ रही है। बिल्कुल, जैसा कि हम लोग पिछले 2-3 दिनों से जो कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल हाथ से निकलता जा रहा है और अपराधी जो है बेखौफ होकर इस तरह के घटना को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। तो इसी को नजर में रखते हुए मतलब एक हाई लेवल मीटिंग के तहत जो है ये सब कार्रवाई हो रही है, ताकि कहीं ना कहीं अपने छवि को, जो कि सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, उस छवि को बरकरार रखने के लिए बस इस चीज को किया गया है। बिल्कुल, क्योंकि सचिव और अपर सचिव के लेवल पे ये तबादले हुए हैं और एडीएम के रैंक में भी तबादले हुए हैं और करीब करीब 20 अफसरों का तबादला नीतीश कुमार साहब ये सूचना देना चाहते हैं या अपने तरफ से मैसेज देना चाहते हैं कि अब जो प्रशासन में ढीली लगाम थी वो लगाम कस दी गई है या कसी जा रही है।
तो आगे बढ़ते हैं। अभी भी जूनियर डॉक्टरों का जो हड़ताल है वो 6ठे दिन भी जारी है। नयन जी, हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि डॉक्टर जो भगवान कहा जाता है, जिन्हें भगवान का तुलना दिया जाता है, वो हड़ताल पे चढ़े गए हैं। आज बीजेपी ने भी अपने एक ये जारी किया है कि डॉक्टरों को इसके ऊपर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। क्या लगता है नयन जी, सरकार का क्या रवैया है? जूनियर डॉक्टर का हड़ताल 6ठे दिन आज जारी है, आंदोलन जारी है। निश्चित तौर पे सरकार किसी भी तरह से अभी डॉक्टरों के सामने झुकने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने पहले ही उनको कह दिया है कि आप हॉस्टल खाली करें, अगर आप काम पर वापस नहीं लौटते हैं तो। सरकार का जो रवैया है ये बहुत कड़ा रवैया है और कहीं ना कहीं अभी के समय धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर लोगों को भी इस बात को सोचना चाहिए कि अभी ऑलरेडी शीतकालीन समय है, कोरोना का समय है और इस समय इस तरह के हड़ताल से अपने आप को जकड़ कर रखना और इसके चलते कई सारे मरीज बेहाल हो रहे हैं। कई सारे अस्पतालों में आप देखेंगे कि जो आवश्यक सेवाएं हैं वो तक ठप हो रही है और दिन दिन जो है मरीजों की संख्या जरूरी ऑपरेशन को टालना पड़ रहा होते जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बावजूद भी सरकार इस पे अपना कोई स्टैंड नहीं ले पा बार रही बार है। कह रहे हैं कि बिहार के जो अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वो जूनियर डॉक्टर के भरोसे ही चलता है। जूनियर डॉक्टर अगर हड़ताल पे चले जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे जो मरीज है, आज करीब करीब 100 पीएमसीएच में 100 ऑपरेशन टाल दिए गए। जी बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब संकेत क्या दे रहा है? एक संकेत सीधा दे रहा है कि लाइन पे लाना चाहिए कि बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए। आपका एक मुद्दा अलग है, लेकिन पहला हमारा जो प्रायोरिटी आम जनता के लिए बनता है, जो दिन प्रतिदिन स्थिति जो है बद से बदतर होते जा रही है, कम से कम उसको एक लाइन पे संभाल के ले आए, फिर हम एक बातचीत का रास्ता एक अलग से अख्तियार करें। भास्कर जी, यहाँ पे डॉक्टरों का रुख आपको कैसा लग रहा है कि ऑलरेडी जहाँ पे जो स्टाइपेंड मिल रही थी 50,000 का, अब जो नया मांग है कि 90,000 का उनको स्टाइपेंड दिया जाए, ये कहाँ तक जाएगा? देखिए, ये एक बातचीत का मुद्दा है जो कि सरकार के साथ में लॉन्ग टर्म चलेगी, बट उनके साथ में ये भी उनको जो आम जनता लोग है, जो रोगी परेशान है, दिन पे दिन वहाँ मरीजों की बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ना कहीं उनके बारे में ही डॉक्टर लोग को ये सोचना समझना चाहिए था। उनको भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, ठीक है, अपना हक कहने का हर लोगों को अधिकार है, अपने हक की लड़ाई अपने तरीके से लड़िए, बट आपका एक मानवता जो कहता है वो अपने मरीजों के प्रति जरूर अख्तियार करें। और आगे बढ़ते हैं। जो क्राइम का जो आज का खबर है उसमें फिर से एक हत्या का खबर मिल रहा है नयन जी। बिहार में बेखौफ अपराधियों ने तांडव कर दिया। जमुई में पूर्व मुखिया की हत्या कर दी गई। नयन जी, लगातार हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में जो प्रशासन का पकड़ है, क्योंकि जो कानून व्यवस्था का जो पकड़ है वो लगातार ढीली होते जा रही है। नीतीश कुमार की सरकार बहुत सारी मीटिंग कर रही है, पुलिस के साथ बहुत सारी मीटिंग्स कर रही है, लेकिन इसके बावजूद जो कत्ल का और जो खून का जो एक सैलाब आ चुका है बिहार में, और जंगल राज का आप कह सकते हैं कि शुरुआत हो चुका है, ये रोकने का नाम नहीं है। क्या आपका इसमें क्या प्रतिक्रिया है? मुझे इसमें दो चीजें नजर आ रही हैं। एक तो निश्चित तौर पे जो प्रशासन का जो पकड़ होना चाहिए सरकार का प्रशासन के ऊपर और प्रशासन का जनता के ऊपर, जो पकड़ वो ढीली हुई है। साथ ही साथ इस अंदेशा से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि विपक्ष कुछ साजिश करके सरकार को बदनाम करके सरकार को गिराने की कवायद कर रही है, जिसमें ऑलरेडी तेजस्वी यादव की तरफ से भी, आरजेडी की तरफ से भी नीतीश कुमार को खुला आमंत्रण दिया गया है। वो साबित कर दे कि एनडीए की सरकार में अच्छा कानून व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, नीतीश कुमार के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे पुलिस की लाचारी दिखाई दे रही है कहीं न कहीं, क्योंकि पुलिस की लाचारी के वजह से आज पूर्व मुखिया का हत्या हो जा रहा है जमुई में। ये लाचारी कहिए पुलिस की या प्रशासन की बोलिए कमजोर पकड़, इसके कारण ये हत्या का सिलसिला, क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं घट रही है। 14 किलो सोना लूट के लिया जा रहा है, उसका आज तक पुलिस का कोई कार्रवाई अभी तक जवाबदेही नहीं हो पाई है। इसके बाद इस तरह से हत्याएं हो रही है, खुलेआम हत्याएं हो रही है, इसके ऊपर जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाह रहा है, सिर्फ मीटिंगें की जा रही हैं। मीटिंगों का आज कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है नयन जी। पिछले दिनों जितनी भी घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं का अब तक कोई अनुसंधान, कोई रिपोर्ट प्रशासनिक अधिकारियों के तरफ से नहीं सामने आया है। उनके तरफ से किसी भी प्रकार का उस पर कोई टिप्पणी अभी तक जो ये दर्शाए कि प्रशासन गंभीर है,
सजग है। ऐसा कोई भी माहौल बनता दिख नहीं रहा है। निश्चित तौर पे सरकार और प्रशासन दोनों को इसमें आगे आके इस कदम को रोकना चाहिए और प्रशासन कैसे और मुस्तैदी से काम करे इस तरफ अपनी कार्यकारिणी को बढ़ानी चाहिए। इसमें समस्तीपुर का एक बिजनेसमैन का भी आज एक हत्या हुई है। जी बिल्कुल। तो इसके बाद आप क्या देख रहे हैं, ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ना कोई रोक है ना कोई टोक है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन की लाचारी है वो काफी दिख रही है, लेकिन क्या लग रहा है आगे हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं। एक समय था जब हम लोग गुणगान करते थे नीतीश सरकार की कि नीतीश सरकार जब से आए हैं तब से गुंडागर्दी कम हो गई है, खून खराबा कम हो गया है। लेकिन ये जो नया नीतीश का राज है, ये जो इलेक्शंस के बाद जो नया रूप में आए नीतीश सरकार, इसमें आते ही पहले ही महीने में आतंक ही आतंक और हत्या ही हत्या हो रही है। ये इसका क्या रीजन लग रहा है कि क्या ये सिर्फ ये पॉलिटिकल है या कुछ विधि व्यवस्था में कमजोर करी है जिसको सरकार पकड़ नहीं पा रही है। इसमें जो है प्रशासन का कोई लाचारी हम तो नहीं समझते हैं। जो लाचारी और जो समझने की बात है वो सरकार के अंदर है। कहीं ना कहीं सरकार जो है आपस में अपना कॉम्बिनेशन नहीं बैठा पा रही है, जिसके कारण जो है सरकार पर से प्रशासन से उसका धीरे धीरे पकड़ खत्म हो जा रहा है और प्रशासन ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हमको आगे करना क्या है, जिसके कारण है अपराधी जो है पूरे बिहार में दिन प्रतिदिन हर एक घटना को अंजाम देते जा रहे हैं और प्रशासन जो है हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई और कुछ कर नहीं पा रही है। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि एट ए टाइम एक ऐसा फैसला ले जिससे पुराना जो उनका सुशासन का सरकार चल रहा था, जिसके नाम से सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, वो काम करने में वो सफलता हुआ है। ये इसी रूप को देख के सरकार ने लिया है, क्योंकि अभी खबर भी मिली है कि विकास वैभव को भी आईजी बना दिया गया है। तो क्या लग रहा है कि ये जो तबादले हो रहे हैं, बिल्कुल ये जो तबादले हैं बिल्कुल उसी का असर है। बिल्कुल उसी का असर है। हम लोग जो देख रहे हैं दिन पर दिन, हर एक दिन जो है हर एक घंटे में एक नया घटना हो रहा है और उस पर सरकार या फिर प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। इसलिए सरकार आनन फानन में आके ये फैसला, इस तरीके का फैसला लिए जा रही है कि कहीं ना कहीं इस घटना को लगाम लगाया जाए, इस आपराधिक जो है घटना को स्टॉप किया जाए। और उसके ऊपर जो बयानबाजी चल रही है प्रशासन के और प्रशासन के जो विपरीत है उनके ऊपर, आज बयानबाजी में सबसे ज्यादा जो बयान जो सुर्खियों में ला या जिसको सबसे ज्यादा ट्वीट किया गया, वो आपको कहना चाहिए कि वो हमारे नीरज जी का था, जिन्होंने तेजस्वी के ऊपर ट्वीट किया। उनके ऊपर राजनीतिक पार्टी पक्ष और विपक्ष आपस में एक दूसरे पर प्रत्यारोप करते रहते हैं, बट ये आम जनता का मामला है, आम जनता की सुरक्षा का मामला है, ये प्रशासन से जुड़ा मामला है, ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा मामला है। ये अपना आरोप दूसरे पे रख दे, दूसरा आदमी आरोप आप पे रख दे, ये इससे हमारा प्रशासन नहीं चलेगा, इससे हमारा लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलेगा। आज नीरज जी ने ट्वीट किया तेजस्वी के ऊपर कि तेजस्वी को पॉलिटिकल कोविड हो गया है। अब ये पॉलिटिकल कोविड एक नया टर्मिनोलॉजी जुड़ गया है, जहां पे नीरज जी ने पॉलिटिकल राजनीतिक में एक नया मतलब कोविड को राजनीति से भी जोड़ दिया है। पहली बार कोविड राजनीति में प्रवेश नीरज जी को ये जान लेना चाहिए सर कि तेजस्वी जी को पॉलिटिकल कोविड उसी दिन हो गया था जिस दिन भाजपा को छोड़ के जदयू उनके साथ में आ गई थी, उसी दिन से पॉलिटिकल कोविड उनको हो गया था। तो पॉलिटिकल कोविड लगाया हुआ तो आपका है, फिर आप उन पे कैसे ब्लेम कर रहे हैं कि इनको पॉलिटिकल कोविड हो गया? पॉलिटिकल कोविड अगर तेजस्वी जी को हो गया है तो फिर ये जो जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता है उनका बयान जो आ रहा है बीजेपी के ऊपर और बीजेपी के नेता का बयान आ रहा है जेडीयू के ऊपर, तो कोविड तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं सरकार के विफलताओं का असर है, जो कि अपना विफलता छुपाने के लिए हम दूसरे पार्टी पर प्रत्यारोप और रोप लगा रहे हैं कि इस तरीके से उनको पॉलिटिकल कोविड हो गया है तो उनको ये हो गया है। हम उसका ध्यान न रखते हुए हम इस विषय पे काम करें कि हमारा प्रशासन कैसे काम करेगा, हमारा आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगा, हमारे आम जनता का स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहेगा, उस पर यदि ध्यान दें तो सरकार के लिए ज्यादा बेहतर। क्योंकि आज वशिष्ठ नारायण जी ने भी नाराजगी जताई है बीजेपी के ऊपर, और वशिष्ठ नारायण जी ने जो बयान जारी किया है उसमें कहा गया है कि पिछले जो 19 साल में जो बीजेपी और जो जेडीयू के बीच में जो एक तालमेल था, एक समांतर था, उसमें कहीं ना कहीं दरार आ गई है। तो इतने वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह जब ये कह रहे हैं, उनका कथन हो रहा है कि
दरार आ गई है, तो क्या लगता है डबल इंजन की सरकार चलेगी, या ये एक इशारा है नीतीश की ओर से या जेडीयू की ओर से कि अब कुछ ना कुछ फेरबदल होने वाला है? देखिए, डबल इंजन की सरकार सुरक्षित है, सरकार पे कोई खतरा नहीं है। ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, दोनों ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस बात को बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। लेकिन हाँ, दोनों पार्टी के अंदर एक दूसरे के साथ इसको लेकर एक विरोधाभास जरूर उत्पन्न हो गया है, और ऐसी परिस्थिति बनती दिख रही है कि नीतीश कुमार अब खुद असमंजस की स्थिति में है कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि हमारी जो छवि है वो खराब हो रही है, प्रशासन हमारे अनुसार काम नहीं कर पा रहा है, पकड़ से बाहर है, जनता परेशान है। वो लोग इस तरह का अगर बयानबाजी कर रहे हैं, दोनों बीजेपी और जेडीयू के तरफ से सीनियर नेताओं की बयानबाजी आ रही है, तो क्या लग रहा है कि ये सरकार में कुछ खटास है? जो कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सरकार में खटास है, कल भी हम लोगों ने कहा था कि ये बात को चर्चा आगे जारी रहेगी। क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल का जो आने वाला चुनाव है, इसके बाद कुछ फेर होने वाली है, या फिर ये सरकार ऐसी ही चलती रहेगी? संभावना है, क्योंकि अगर जेडीयू ने रुख अपना साफ कर दिया है कि वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। 50 सीटों पे उन्होंने तो सीधा कहा है कि उन्होंने सीधा प्रत्याशी वहां पे खड़ा करेंगे। तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं कई सारी सीटें उसमें ऐसी भी होंगी इन 50 सीटों में जिसमें जेडीयू और बीजेपी दोनों पार्टी के कैंडिडेट होंगे, और ये एक दूसरे के सामने खड़ा होना कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद का इशारा करती है। जबकि जेडीयू का कहना है कि ये सिर्फ, क्योंकि उनका जो कहना है कि ये जो तालमेल है सिर्फ बिहार राज्य के लिए है, बिहार से बाहर वो अपना जो रवैया वो सारे पार्टियों के लिए हो सकता है। जैसे केंद्र में लोजपा जो है साथ में चुनाव लड़ती है, इस बार बिहार में एक अलग अपने खुद लड़ी, तो हर एक पार्टी का अपना अपना ये होता है कि हम इस राज्य में आपके साथ में लड़ेंगे, अगले राज्य में अपने खुद लड़ेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आखिर कुछ न कुछ कारण है जो वजह हो सकता है कि वो जो पहले इलेक्शन हुआ अरुणाचल प्रदेश में जो 6 एमएलए जो बीजेपी में ज्वाइन शामिल हो गए, क्या ये खटास, ये वजह? बिल्कुल वही वजह है कि आज जो है जेडीयू बिल्कुल खुल के सामने आई है और खुले तौर पे बोल रही है कि हम 50-50 का चुनाव बंगाल में लड़ेंगे। बिल्कुल उसी का असर है ये। देखिए, जेडीयू एक क्षेत्रीय पार्टी है, बिल्कुल इनको अपनी गरिमा को भी ध्यान रखना चाहिए, अपने दायरे को भी समझना चाहिए। जबरदस्ती ये कहेंगे कि हम नेशनल पार्टी बन जाएंगे, हम प्रधानमंत्री के दावेदार बन जाएंगे, तो वर्तमान राजनीतिक समीक्षा को देखते हुए ये उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पा रहे। बिल्कुल, आरजेडी के कद्दावर नेता ऑलरेडी ऑफर कर चुके हैं कि नीतीश अगर पीएम का फेस बनते हैं और तेजस्वी को सीएम का सीट दिया जाता है तो आरजेडी नीतीश सरकार को सपोर्ट करने के लिए तैयार है कि वो बीजेपी से अलग हट जाए। लेकिन उसमें भी तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह है ना कि पहले तेजस्वी को सीएम बनाया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या लगता है कि सिर्फ क्या कांग्रेस इस पर सहमत होगी? बिल्कुल, आरजेडी के सपोर्ट से क्या नीतीश पीएम बन सकते हैं या पीएम के छवि बन सकते हैं? बिल्कुल। और जहां नरेंद्र मोदी ऑलरेडी बने हुए हैं और उनका जो सरकार स्थायी सरकार है, नीतीश कुमार अल्पमत में है, नरेंद्र मोदी अल्पमत में नहीं है, तो क्या लगता है कि ये जो आरजेडी के तरफ से प्रलोभन दिया जा रहा है नीतीश सरकार को, ये कहां तक रूपरेखा खींच सकती है? ये सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जहां पर कि नीतीश कुमार के सामने एक दूसरा विकल्प सामने रखा जाए, उनके सामने प्रस्तुत किया जाए कि अगर बीजेपी के साथ उनके खटास बढ़ते हैं तो आप बीजेपी का साथ छोड़ दीजिए, हिम्मत करिए, जैसा कि बार बार उनको कहा जा रहा है, और आरजेडी के साथ आगे आप आइए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दीजिए और आप केंद्रीय राजनीति में संघर्ष करिए, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के राजनीति के लिए बहुत ही गलत कदम होगा अगर नीतीश कुमार ऐसा करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के तरफ से ही कल बयानबाजी जो आ रही थी, कल जो उनके तरफ से बयानबाजी आ रही थी, और खासकर अगर नीतीश कुमार के जो सेकंड इन कमांड कहा जाते हैं और जो कल अध्यक्ष पद बने जेडीयू में, उनका बयान था, बिल्कुल सही, आरसीपी सिंह का बयान था कि जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो उन्होंने सराहनीय कार्य किया था। तो ये जो संकेत है, क्या ये नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार अब दूसरी पारी खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं? बिल्कुल। बीजेपी के तरफ से उनको बहुत पहले ही एक खुला ऑफर मिला था कि वो अगर आना चाहे केंद्र में, उनका स्वागत है। अगर उनकी ऐसी मंशा है कि वो वापस रेल मंत्रालय संभालना चाहें तो इस पर खुल के बात करनी चाहिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से। जबकि नीतीश कुमार की सीधे अमित शाह से बात होती है, प्रधानमंत्री मोदी से बात होती है, तो वो अपनी मन की बात उनको कम से कम शेयर कर दे, और अगर वो
सिर्फ राजनीतिक मजबूरी के चलते अगर बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो अविलंब उनको इस्तीफा देकर बीजेपी को कहना चाहिए कि आपने अपना वादा पूरा किया, अब मुझे केंद्र में आने दीजिए और बिहार की सरकार को आप चलाइए। बिहार में मुख्यमंत्री आपका होगा, पार्टी दोनों गठबंधन मिलकर काम करेंगे और वो रेल के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, रेलवे में अपने किए गए काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर स्वागत है उनका। और आगे बढ़ते हैं कोरोना की खबर की ओर। अब जो कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया उसमें भारत के 6 मरीज पाए गए हैं पॉजिटिव नए कोरोना स्ट्रेन में, और भारत सरकार ने ये कह दिया है कि जो भी पॉजिटिव पाए गए हैं और उनमें लक्षण कोरोना के दिख रहे हैं उनको एक नया टेस्ट करना पड़ेगा। क्या लग रहा है, कोरोना फिर से वापस आ रही है नयन जी? निश्चित तौर पे जैसे जैसे ठंड अपने नए रूप में बढ़ती जा रही है, ठंड अपने चरम सीमा की तरफ बढ़ रही है, कोरोना पुराना रूप भी और कोरोना का नया स्ट्रेन भी दोनों से देश के अंदर तबाही है। इसका मुख्य कारण यही है कि लगभग सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर और जो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो गाइडलाइंस है उसके तहत काम नहीं हो रहे हैं। मध्य रात्रि में कर्फ्यू लगा दिया गया, क्या औचित्य है इसका? कितने प्रतिशत लोग आधी रात को सड़कों पे होते हैं कि उस समय कर्फ्यू लगाया गया? आप दिन में कोई गाइडलाइंस नहीं है और मध्य रात्रि में आपके पास कर्फ्यू का गाइडलाइंस है, हास्यास्पद है ये। इस तरह के महामारी पे सीरियस होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, और ये लोग इस तरह से इसका माहौल बना के रखे हुए हैं। और खासकर मैं कहूंगा राजनीतिक पार्टियों को भी ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि कम से कम कोरोना के नाम पर एक दूसरे पर पॉलिटिकल हमला न करें, सरकार का सहयोग करें। ये देश हित मामला है, राजनीतिक करने का मुद्दा नहीं है। सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लेते हुए कह दिया है कि पिछले 14 दिनों के अंदर जो भी ब्रिटेन से आए हैं उनको अगर वो कोरोना पॉजिटिव है और उनमें लक्षण पाया जा रहा है तो उन्हें एक जीनोम जो सीक्वेंसिंग टेस्ट है वो कराना पड़ेगा। तो ये अनिवार्य कर दिया गया है सरकार की ओर से, सरकार अपनी कदम उठा चुकी है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो नया स्ट्रेन है ये पिछला जो स्ट्रेन जो तबाही मचा चुकी है, जिसके जो भुक्तभोगी हम लोग हो चुके हैं, अब फिर से जनवरी का महीना आ रहा है और ठंड का वैसा ही प्रकोप बढ़ रहा है, तो क्या ये जो नया स्ट्रेन है जिसको कहा जा रहा है कि वो 70% बहुत ज्यादा घातक है, 70% और घातक है जो पुराने स्ट्रेन से, और इससे और भी ज्यादा लोग परेशान हो सकते हैं और भी ज्यादा जान जा सकती है। तो क्या लग रहा है कि हम लोग जो अभी जो कोरोना के काल में जी रहे हैं और कोरोना को जो लोग अभी पहले बहुत ज्यादा एक डर का माहौल पैदा हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे लगता है कि वो सामान्य माहौल में तब्दील हो चुका है। लोग अब खुले में घूम भी रहे हैं, मास्क भी बहुत कम ही लोग दिख रहा है कि पहन रहे हैं। जब सरकार ने ये लगाया कि मास्क न पहनने पर जुर्म किया जाएगा, जुर्माना किया जाएगा, तब जाके लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया है। तो क्या लग रहा है कि ये जो कोरोना का जो रीसाइकिल है, सेकेंड वाला स्ट्रेन है, ये और ज्यादा घातक है, तो लोगों को सावधानी और बरतनी चाहिए, या जो लोग अभी जो सामान्य रूप से घूम रहे हैं, सामान्य रूप से बाजार में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि ठंड का क्रिसमस का सीजन था, क्रिसमस में लोग काफी निकले, काफी शॉपिंग हुई, बाजारों की रौनक बढ़ी हुई थी, एक तरह से बाजार भी अपना जो मतलब खुल के एक बाजार खुला हुआ था, बहुत दिन से जो दुकानें बंद थी वो खुल गए थे, लोग जा रहे थे, लोग का जो सामान्य जो एक वातावरण था वो लौट आया था। तो ये जो नया जो स्ट्रेन आ रहा है, आपको क्या लगता है कि हमें इसके ऊपर प्रिकॉशन लेनी चाहिए, सरकार को और ज्यादा स्ट्रिक्ट कुछ रूल्स लाने चाहिए? निश्चित तौर पे जीनोम सीक्वेंसिंग का सबसे पहले तो इसकी जांच कहाँ होगी, अभी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। बिल्कुल। दूसरा चीज, ये शुरुआती लक्षण है, अगर बिल्कुल शुरुआती स्टेज में ही अगर सख्त कदम उठा लिए जाएं तो शायद हम इसके दुष्प्रभाव को बचा सकते हैं, वरना भारत जैसे देश में किसी बड़े महामारी को संभाल पाना, रोक पाना और उसके बाद इसका प्रॉपर उपचार कर पाना, ये इतना आसान नहीं होगा। सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। ये दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि ये जो जीनोम सीक्वेंस है ये सिर्फ उन लोगों को करना है जो ब्रिटेन से वापस आए हैं, जो लास्ट 14 दिनों में जो ब्रिटेन से वापस आए हैं, ये उन लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए नहीं है। लेकिन जो अगर ये 6 लोग अगर पॉजिटिव पाए गए हैं और इनमें नई जीनोम, नए जो सीक्वेंस है, जो कोरोना का जो नया स्ट्रेन है वो अगर पाया गया है जो कि 70% और ज्यादा घातक है,
तो क्या लग रहा है कि सरकार इसके ऊपर स्टेप लगा रही है कि इसको रोक दिया जाए, वो 6 लोगों तक ही ये सीमित रहेगी, या फिर से ये एक महामारी का रूप धारण कर लेगा जो ये पहले कर चुका है? रोकना जरूरी है। अगर सही समय पे सरकार द्वारा कदम नहीं उठाया गया, ये जब महामारी के रूप में आगे नई सीक्वेंसिंग में बढ़ती चली जाएगी, उस समय लगाम लगाना निश्चित तौर पे सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी ही इसको रोक देना चाहिए, बल्कि ब्रिटेन के साथ हवाई संबंध को अविलंब रोक देना चाहिए। रोका जा चुका है, तब ये अच्छी पहल है, निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि पैसेंजर तो एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह भी ये फ्लाइट में ये जो फ्लाइट में तो सीक्वेंसिंग 16 पैसेंजर ही नहीं रहे होंगे, वो 16 लोगों कितने लोगों को इफेक्ट किए होंगे, वो डायरेक्ट फ्लाइट बंद है, लेकिन इनडायरेक्ट फ्लाइट अभी रनिंग है। तो हमें इंटरनेशनल फ्लाइट को अभी तत्काल रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इंटरनेशनल फ्लाइट तो ही बंद कर दी गई है ब्रिटेन के साथ, लेकिन ये 6 लोगों से और कोई लोग संक्रमित हुए हैं कि नहीं, इसकी जो पुष्टि अगर सरकार कर दे कि नहीं ये 6 लोगों तक सीमित है और इनका घेराबंदी कर दिया जाए, इसको सरकार का गहराई से चिंतन होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये अगर स्ट्रेन फिर से फैल जाता है, ये महामारी का रूप ले लेता है, और ये ठंड का सीजन है, ठंड का सीजन में हम लोग जानते हैं कि किस तरह से नॉर्मल इन्फ्लुएंजा और जो वायरस है वो काफी इफेक्टिव रहते हैं, बच्चे और बूढ़े दोनों परेशान ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। सर्दी जुकाम आजकल दिन आम हो चुका है, हर एक घर में सर्दी जुकाम हो ही रहा है, और कोरोना के लक्षण ऑलरेडी 14 दिनों के बाद दिखाई देते हैं। तो ये बहुत ही एक माहौल, डरावना माहौल बना देगा अगर ये सरकार इसके ऊपर कदम नहीं उठाते हैं। तो हमें तो लग रहा है कि सरकार, भारत सरकार इसके ऊपर बहुत ज्यादा सजग है और स्टेप उठा लिए हैं। ऑलरेडी उन्होंने कह दिया है कि जीनोम सीक्वेंस कराया जाएगा, और जैसा कि नैन जी आप पूछ रहे थे, तो ये स्पष्ट भी कर दिया गया है कि इनका जीनोम सीक्वेंस कहाँ कराया जा रहा है। तो ये ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुका है, और हमें लगता है कि लोगों को और सावधानी बरतनी चाहिए, लोगों को मास्क पहनना चाहिए, 2 मीटर की दूरी कायम रखनी चाहिए, और जहां भी जा रहे हैं वहां सैनिटाइज जरूर करें, लोग सैनिटाइज जरूर करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। और इसके साथ नैन जी, हम लोग 6 बजे के लिए हम लोग कल के लिए अब ये प्रस्थान करते हैं। अब कल मिलते हैं आप लोगों से। नमस्कार।